रहे थे 1857 की क्रांति। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक स्थान था बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में एक छावनी थी जहां पर सर्वप्रथम जन विद्रोह हुआ। और वो जन विद्रोह एक अपना भारतीय सैनिक था मंगल पांडे, उन्होंने किया। 29 मार्च 1857 को किया। 2 अंग्रेजी अधिकारी थे, हडसन और बाग, उसकी हत्या की। तुरंत प्रभाव के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करते हैं और उसे फांसी पर लटकाते हैं 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति का जो प्रथम शहीद था वो कौन था? मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी हडसन व बाग की हत्या कब की? 29 मार्च पर 1857 की क्रांति का प्रथम जन विद्रोह की शुरुआत हुई। प्रथम जन विद्रोह 29 मार्च, जबकि क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई को। कब हुई? जबकि योजना के अनुसार क्रांति प्रारंभ होनी थी 31 मई 1857 को। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? 1857 की क्रांति होने के अनेक कारण थे, अलग अलग कारणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कल अपन लोग कौन सा कारण पढ़ रहे थे? राजनीतिक कारण पढ़ रहे थे। कौन सा? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, ये लो राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारणों में हमने कल पढ़ी थी, एक तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की पढ़ी थी ना, एक सहायक संधि। और सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली। किसे कहते हैं? सर्वप्रथम किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? हैदराबाद ने। किसने की थी? 1798 में। किसने की थी? निजाम अली ने। किसने की थी? और 1799 में किसने की थी? मैसूर ने। करसन बहादुर। अरे वाह, करसन राज। और 1801 में किसने की थी? किसने की थी? वाजिद अली ने। तो सहायक संधि भी एक क्रांति का कारण था। आगे देखिए, क्रांति का और कारण क्या था? गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा। और यह प्रथा किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी। देखिए, जो गोद निषेध प्रथा थी, जो शासक हुआ करते थे रियासतों के, अगर उनकी संतान नहीं थी तो वो अपने उत्तराधिकार के लिए अपने रिश्तेदार सगा संबंधियों की संतान को गोद लेते थे, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। लेकिन 1848 से 56 के समय में लॉर्ड डलहौजी, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, उन्होंने गोद निषेध प्रथा का त्याग किया कि अगर जिस रियासत में शासक की अगर कोई संतान नहीं है तो वो उत्तराधिकार के रूप में किसी को गोद नहीं ले सकते। तो ये काम इन लोगों ने अच्छा किया था क्या? गलत किया। तो लोगों में जन आक्रोश हुआ, विरोध उत्पन्न हुआ। ये भी एक 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। हड़प नीति आपको कल बताई थी ना। 1848 में सतारा, जैतपुर संबलपुर 1849, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर और 56 में अवध। पढ़ा था ना। ये सब इसके क्या थे? राजनीतिक कारण। सरकारी प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की जगह अंग्रेजों को नियुक्त करना। हाँ, छाप लो। वो यशवंत कहाँ गया? क्यों?
ओकलैंड की नीतियां 1836 से 42 खिल्लत देना, दरबार पर प्रतिबंध लगाना, नोट लॉर्ड डलहौजी द्वारा मुगलों से लाल किला खाली करवाना। हाँ, एवं कुतुब मीनार के पास एक इमारत रहने के लिए देना। छाप दो। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण कौन से कारण? राजनीतिक कारण। गोद निषेध प्रथा प्रारंभ किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। सरकारी प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की जगह अंग्रेजों को नियुक्त करना। देखिए कि जो उच्च प्रशासनिक पद हुआ करते थे उन पदों पर भारतीयों की जगह अंग्रेजों को नियुक्त करना। देखो, अपना देश, हर चीज पर अधिकार अपना होना चाहिए, लेकिन वो लोग जो उच्च प्रशासनिक सेवा के पद थे इन पर भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति अपनाकर भारतीयों को नियुक्त नहीं करते थे और किनको नियुक्त करते थे? अंग्रेजों के। इसी कारण जनता में रोष था, विरोध की भावना उत्पन्न थी। एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल था ओकलैंड 1836-42 के समय, जिसने मुगलों पर कुछ प्रतिबंध लगाए। मुगलों पर क्या प्रतिबंध लगाए? खिल्लत देना। क्या देना? खिल्लत देना। दरबार पर प्रतिबंध लगाना। अगर कोई उत्सव कुछ करेंगे तो उसको टैक्स चुकाना। अपन जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करोगे तो उसका टैक्स चुकाओ। तो दरबार, बड़े बड़े दरबार लगते थे ना, उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि मुगल लोग जो दरबार लगाते हैं वो दरबार नहीं लगा सकते। नोट लॉर्ड डलहौजी द्वारा मुगलों से लाल किला खाली करवाया, यह भी एक बड़ा कारण था कि लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि जो मुगल वंशज दिल्ली के लाल किले में रहते हैं वो तुरंत प्रभाव के साथ लाल किला खाली करे। और अब वो एक छोटी सी इमारत सौंप दी जो कुतुब मीनार है दिल्ली में। कुतुब मीनार के पास बोला कि एक छोटी सी इमारत है उसमें रहना है, लाल किले में आपको रहने का अधिकार नहीं है। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो यह भी एक कारण था। आगे देखिए, नाना साहब, खतरा है आपको। नाना साहब, नाना साहब
को पेशवा मानने से इनकार है। देखिए क्या हुआ, सुनो एक बार। आपको सुना है कि मराठा शक्ति का नाम सुना? महाराष्ट्र में एक शक्तिशाली वंश शासक थे मराठा, पेशवा। इसी पेशवा का दूसरा नाम है प्रधानमंत्री। क्या है? ओके। देखिए क्या होता है कि मराठों का जो केंद्र था वो महाराष्ट्र था। क्या था? महाराष्ट्र उनका केंद्र था। और छत्रपति शिवाजी का नाम सुना आपने? छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य में 8 प्रकार के मंत्री होते थे। कितने प्रकार के मंत्री होते थे? 8 प्रकार के मंत्री। कितने प्रकार के होते थे? और इसीलिए उन्हें क्या कहते थे? अष्टप्रधान। क्या कहते थे? अष्टप्रधान। इन्हीं अष्टप्रधान में एक पद हुआ करता था, उस पद को कहते थे, वो पद था पेशवा का। किसका था? पेशवा। नहीं, वही आएगा। किसका हुआ करता था? पेशवा का पद हुआ करता था। और इसी पेशवा को हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री। अब देखिए क्या हुआ। अंतिम पेशवा था, कौन था? अरे वाह, अंतिम पेशवा था बाजीराव सेकंड। उनके संतान नहीं थी, समझ गए ना? अब उसके संतान नहीं थी तो इसने गोद किसको लिया? किसको लिया? नाना साहब को। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने उनको उत्तराधिकारी मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। समझ गए क्या? सुनो ध्यान से। मराठा साम्राज्य, मराठों का जो शक्तिशाली केंद्र था वो था महाराष्ट्र। क्या था? और आपको पता है मराठा का जो शक्तिशाली शासक था वो भी था छत्रपति शिवाजी। नाम सुना है? और इन्हीं की वीरता, जोश, होश को देखकर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी उत्सव मनाया जाता है। तिलक उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाया जाता है। देखिए बच्चों, शिवाजी के समय में वहां पर 8 प्रकार के मंत्री हुआ करते थे। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के मंत्री। कितने होते थे? 8 प्रकार के मंत्री। इसीलिए इस मंत्री परिषद को क्या कहते थे? अष्टप्रधान। 8 प्रकार के मंत्री हुआ करते थे, इसीलिए इस मंत्री परिषद को क्या कहते थे? अष्टप्रधान। और इसी अष्टप्रधान में एक जो मुख्य पद होता था वो होता था पेशवा का। और पेशवा का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं अपन? प्रधानमंत्री। अब देखिए, अंतिम पेशवा था बाजीराव सेकंड। कौन था? बाजीराव द्वितीय। उसके कोई संतान नहीं थी। मतलब कि जो अंतिम पेशवा था, प्रधानमंत्री था महाराष्ट्र का शिवाजी साम्राज्य में, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो संतान नहीं थी तो बेचारे ने अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को, नाना साहब नामक बच्चे को गोद ले लिया। कोई गलत काम थोड़ी किया। उन्होंने गोद ले लिया और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन अंग्रेज थे, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी ने मना कर दिया कि हम तो उसको उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं करेंगे। तो मराठा में गुस्सा हो गए, विरोध उत्पन्न हो गया और मराठा ने अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया, बगावत की। ये भी 1857 की क्रांति का एक। तो सांप के मुंह में अंगुली दी है तो डलहौजी ने दी या नहीं दी? उनको पता नहीं कि मराठा कितने ताकतवर है, शक्तिशाली हैं। जानबूझ के अंगुली दी थी तो बख्शेंगे या क्यों? नहीं बख्शेंगे। और ये भी एक कारण था। आगे अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के
धार्मिक कारण। कौन सा कारण? धार्मिक कारण। धार्मिक कारण। और वो धार्मिक कारण अब पढ़ेंगे। हाँ, ईसाई धर्म प्रचारक को भारत भेजना। भारतीय त्योहार पर्व की खिल्ली उड़ाना। इधर देखिए, इधर देखिए कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत भेजना। अंग्रेज लोग ईसाई धर्म प्रचारक होते थे, उनको भारत यात्रा पे भेजते थे कि भारत में ज्यादा से ज्यादा किस धर्म का प्रचार करो? ईसाई का। आज भी होता है। अरे वाह, कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार किसका किया जाए? ईसाई धर्मार्थ का। जबकि जो भारतीय परंपरा रीति रिवाज है, जो देवी देवताओं के मंदिर है, उसकी अनदेखी की जाए और ज्यादा से ज्यादा ईसाई धर्म ग्रहण किया जाए, कि लोगों को ईसाई बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? ईसाई। तो ये भी 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण था। छाप तो इसको भी। कृष्ण सैन्य कारण। कौन सा कारण? सैन्य मतलब सेना की दृष्टि के कोई कारण। दिख रहा ही नहीं है। अब सैन्य कारण। कौन से कारण? सैन्य कारण। देखिए, नंबर 1, भारतीय सैनिकों को सिपाही एवं अंग्रेज सैनिक को कमांडर के नाम से पुकारना। भारतीय सैनिकों से डाक शुल्क लेना। भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती समुद्री यात्रा पे भेजना। यात्रा पर भेजना। भारतीय सैनिक
समुद्री यात्रा को पाप मानते थे। ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग जिसे चिकना करने के लिए गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी। भारतीय सैनिकों की उपेक्षा अंग्रेज सैनिकों को अधिक सैलरी देना, अधिक वेतन देना। ये छाप दो बच्चों फटाफट। देखिए, सैन्य कारण कि कुछ सेना की दृष्टि से भी कुछ सैनिक कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। तो सैन्य कारण भी बहुत थे और सबसे महत्वपूर्ण जो तत्कालीन कारण था वो सैन्य कारण था एनफील्ड राइफल। देखिए बच्चों कि भारतीय सैनिकों को सिपाही एवं अंग्रेज सैनिकों को कमांडर के नाम से पुकारना, अरे हुआ कितना गजब का काम है ना। मेरे को ये बताओ, आपके घर वाले आपको तो बोले हो छोरा ओ टिंगर, और पड़ोसी के बच्चों को आजा भैया, अरे भाई साहब आई आई बैठ, अरे बाबू आजा चाय पी ले नाश्ता कर, तो आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? हाँ दम है ना बात में। देखिए बच्चों कि देखो समान पोस्ट सेना के सिपाही हैं, एक फीलिंग ले लो कि आर्मी की जीडी में भर्ती हो गई आप 500 हो गए इन, अरे मेरी बात तो सुन ले यार, एक बार फीलिंग ले लो। 5 में से 3 को तो आपको बोल रहे हैं सिपाही और 2 को बोल रहे हैं कमांडर या ब्रिगेडियर, तो बराबर पोस्ट पे आप तैनात हो, तो बताओ जिन 3 लोगों को सिपाही बोलेंगे उनको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा कि ये कमांडर कहां से आए, अफ्रीका से आए हैं क्या? तो देखिए समान नौकरी समान सेवा में सैनिक थे, तो भारतीयों को तो बोलते थे सिपाही, सिपाही सिपाही चोर को पकड़ो, तो भारतीयों को क्या बोलते थे? सिपाही। और जो अंग्रेज सिपाही हुआ करता था उससे क्या बोलते थे? कमांडर, विंग कमांडर, कमांडर बोलते थे। तो बताओ भारतीयों का अपमान होता था या नहीं होता था? अरे बेइज्जती करना ही तो होता है, मिट्टी करना, अपने भारतीयों की इज्जत लूटना ही तो था वो काम, कि भारतीयों को तो सिपाही और अंग्रेजों को कमांडर। नंबर 2, भारतीय सैनिकों से डाक सुलग लेना। आपको पता है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है या नहीं है? आजकल तो इंटरनेट मीडिया चल रही है। उस समय नहीं तो कोई फोन हुआ करता था, नहीं कोई अपना यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं था। उस समय बच्चों एक रेड लाइन का फोन हुआ करता था, वो भी बहुत कम हुआ करता था, किसी किसी गांव में तो हुआ करता ही नहीं था।
तो समाचार एक जगह से दूसरी जगह सूचना किन के माध्यम से दी जाती थी? कागज के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। जैसे अपना हिंदुस्तान का व्यक्ति कोई विदेश कमाने के लिए गया है, रोजगार के लिए विदेश गया है, तो आज वो एक व्यक्ति उनको जयपुर बिठाने के लिए जाता है एयरपोर्ट। जयपुर वाला घर पहुंचेगा ना, इनसे पहले तो दुबई वाला फोन कर देगा कि मैं दुबई पहुंच गया हूं, सूचना मिल जाएगी। फिर घर वाले फोन करेंगे जो उनको बिठाने गया कि आप कहां होता, बोलेंगे हाँ मैं मुकनगढ़ नवलगढ़ पहुंचा हूं, अभी आने वाला। तो तुरंत सूचना मिल गई ना। लेकिन बच्चों पहले क्या हुआ करता था कि कागज लिखते थे, घर वाले टेंशन में रहते थे, जब तक 1 महीना 20 दिन तक कागज नहीं मिलता था। फिर कागज लिखते थे, हाँ हम सकुशल पहुंच गए हैं, अच्छे से हैं, काम मिल गया है, समय पर खाना खा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, और ये सब चीज कागज में लिखते थे। तो वो कागज किन के माध्यम से आता था? डाक के माध्यम से। तो इन लोगों ने तो यहां पर भी भेदभाव कर दिया कि जो भारतीय सैनिक थे उनसे तो डाक का टैक्स वसूलते थे, डाक का क्या देना पड़ता था? डाक भेजने का टैक्स। जबकि जो अंग्रेज थे उनसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था। तो बताओ भारतीय सेना और ब्रिटिश जो सैनिक थे दोनों के मध्य भेदभाव करते थे या नहीं करते थे? तो अपनी सेना में काफी व्यापक विरोध हो गया, अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया? विरोध की भावना हो गई। आगे देखिए, भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती समुद्री यात्रा पर भेजना। उस समय पर क्या था, हमारे जो भारत के सैनिक थे वो समुद्री यात्रा पर नहीं जाते थे, और वो समुद्री यात्रा को अपने आप में एक धर्म भ्रष्ट मानते थे, पाप समझते थे। तो अंग्रेज लोग उनकी धार्मिक संस्कृति को खत्म करने के लिए जबरदस्ती उनको समुद्री यात्रा पर भेजते थे। तो भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया कि हम समुद्री यात्रा पर नहीं जाएंगे। तो ये भी एक 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था। ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल्स, ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल्स। देखिए क्या होता है, तत्कालीन समय में एक राइफल चलती थी, पिस्टल, जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस, यूरियो ब्राउन बेस। दिख रही हो ना? तत्कालीन समय में एक राइफल चलती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? इसको तो बंद कर दिया, और इसकी जगह कौन सी राइफल चलाई? एनफील्ड राइफल्स। कौन सी राइफल? एनफील्ड राइफल्स। लेकिन बच्चों ये जो एनफील्ड राइफल्स थी, इसके ऊपर जो कारतूस लगा हुआ था वो किसका लगा हुआ था? लगा हुआ था या नहीं था वो तो अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि लगा हुआ था, कोई रिसर्च थोड़ी किया है। लेकिन उस समय संपूर्ण रियासतों में, संपूर्ण छावनियों में एक हवा फैल रही थी कि जो नई राइफल आई है, कौन सी? एनफील्ड, उसके जो कारतूस लगा हुआ है और उस कारतूस पे गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। देखिए, राइफल को काम में लेने से पहले कारतूस को दांतों से काटना होता था। किससे काटना होता था? दांतों से। तो जैसे ये हवा फैली, चारों ओर हवा चली कि जो नई राइफल आई है, किसकी जगह आई थी? ब्राउन बेस की जगह। किसकी जगह राइफल आई थी? ब्राउन बेस की जगह। और कौन सी आई थी? एनफील्ड। और जो एनफील्ड राइफल आई है उसके वो कारतूस है वो किसके हैं? गाय व सुअर के। सेना के जवानों ने मना कर दिया कि हम इन राइफल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि आपको इनका प्रयोग करना होगा। इसी के कारण सैनिकों में रोष उत्पन्न हो गया और 1857 की क्रांति का विस्फोट हो गया। किनके कारण हुआ? कि इस राइफल का प्रयोग करने से मना किया, अंग्रेजों ने जबरदस्ती की, और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विस्फोट प्रारंभ कर देते हैं। अंग्रेज अधिकारी हडसन और बाग की हत्या कर देते हैं और क्रांति का जन विद्रोह तो प्रारंभ हो जाता है। आगे देखिए, उनतीस मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, ये कहां थी? पश्चिम बंगाल। कहां पे थी? पश्चिम बंगाल के सैनिक, किसके सैनिक थे? पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल के 34वीं रेजिडेंट के सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी बाग व हडसन की हत्या कर देते हैं। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद मंगल पांडे प्रथम जन विद्रोह क्या बाग व हडसन वे अंग्रेज उनको शहीद कैसे मानेंगे? उनके लिए तो लड़ाई लड़ रहे थे। 29 मार्च 1857 छाप दो प्रेमी सज्जनों। देखिए, सर्वप्रथम जो जन विद्रोह होता है वो कहां से होता है? बैरकपुर सैनिक छावनी। कौन सी छावनी? बैरकपुर कहा है? पश्चिम बंगाल। 34वीं रेजिडेंट, कौन सी रेजिडेंट थी? 34वीं। उसका सैनिक था मंगल पांडे। मंगल पांडे से अंग्रेजों ने कहा कि बंदूक चलानी होगी। मंगल पांडे ने कहा नहीं चलाएंगे। बोले चलानी होगी, बोले नहीं चलाएंगे। बोले चलानी होगी, बोले चलानी होगी। तुरंत निकाल दी दोनों ने, चेप दिया ने काम। और किसकी हत्या की? बाग व हडसन की। और मंगल पांडे ने हत्या की तो अंग्रेज उनको छोड़ेंगे थोड़ी, गिरफ्तार करेंगे। तुरंत प्रभाव के साथ किसको गिरफ्तार करते हैं? मंगल पांडे को। और चंद समय में उन्हें फांसी की सजा देते हैं और फांसी पर लटका देते हैं। कब लटकाते हैं? 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी कब हुई? 8 अप्रैल 1857 को। प्रथम जन विद्रोह मंगल पांडे ने किया था। कब किया था? 29 मार्च 1857 को। देखिए, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी, मेरठ कहां पे है? यूपी। मेरठ छावनी की 20वीं रेजिडेंट, कौन सी रेजिडेंट? रेजिडेंट ने क्रांति प्रारंभ की। रेजिडेंट प्रारंभ की एवं 11 मई की सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार किया? दिल्ली पे अधिकार कर लिया। और अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को
क्रांति का नेता घोषित किया। क्रांति का नेता घोषित किया। नेता का मतलब लीडर है कि क्रांति का लीडर कौन होगा, घोषित किया। छाप दो। दस मई 1857 को मेरठ यूपी से, कितनी तारीख की बात करें, 10 मई की, मेरठ जो सैनिक छावनी थी उसकी 20वीं रेजिडेंट के जो सैनिक थे उन लोगों ने क्रांति प्रारंभ कर दी। क्या कर दी, याद रखना होगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, 10 मई को। और कहां से हुई, मेरठ से। ये लोग 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुए और 11 मई को सुबह दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर। और जैसे ही दिल्ली पर अधिकार किया तो तुरंत मुगल सम्राट, अंतिम जो सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसको भारत का सम्राट घोषित कर दिया और क्रांति का लीडर मतलब नेतृत्वकर्ता, नेता घोषित कर दिया। तो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेता कौन थे, लीडर कौन थे, अरे वाह, पक्का। आगे चलें। अब एक सारणी बनाएंगे। अरे रुक जा, ऐसे क्यों मान रहे हैं। समय क्या है, समय, स्थान, नेतृत्व करता, दमन करता। कि 1857 की जो क्रांति थी, चलो तो ये कल पढ़ेंगे, फिर इसको सेव कर देता हूं।